नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम मुख्य परीक्षा 2023 जो अभी जून 2024 में होना है उसकी रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो पहली बार मेंस लिखने वाले हैं या जो पहले भी लिख चुके हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर जो भी सेट करता है उसके पास दो चीज़ ही होती हैं। पहली चीज़ होती है आपका सिलेबस, दूसरा होता है पिछले साल का सवाल। अब पिछले साल का सवाल इसलिए होता है कि सेम नहीं देना है, सिलेबस इसलिए होता है कि इसी से देना है। आपके पीएससी का जो ट्रेंड है, मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जितने सवाल आ रहे हैं ना, सीधे सीधे सिलेबस से आते हैं। अगर लिखा है गुप्त काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला का विकास, तो आपको पढ़ना है विज्ञान का विकास क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास कितना हुआ, कला का विकास कितना हुआ। आपको मौर्य काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं पढ़ना है, केवल गुप्त काल पढ़ना है। अगर आधुनिक भारत में लिखा है आर्य समाज, तो आपको केवल आर्य समाज पढ़ना है। अगर उसमें ब्रह्म समाज लिखा है तो केवल ब्रह्म समाज पढ़ना है। जो सिलेबस में लिखा है, जितना लिखा है, सबसे पहले आप उतना पढ़ लीजिए। सिलेबस बड़ा सा चिपका लीजिए दीवार में। आप बोलेंगे तो मैं एक एनालिसिस भी कर दूंगा उसका। और सिलेबस में बिल्कुल चिपक के रहना है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। पहला गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा मंत्र है PYQ। ये मैं प्री के लिए भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ। PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीएससी में बहुत सारे सवाल पहले रिपीट होते हैं पिछले साल के, मतलब बिल्कुल आज 22 वाला है तो 21 का रिपीट नहीं होगा, या 23 में 22 का रिपीट नहीं होगा, लेकिन और पिछले सवाल रिपीट होते हैं, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि एक ट्रेंड पकड़ में आ जाता है। अगर पिछले साल सवाल आए आर्य समाज के बारे में, तो इस बार वो बोलेगा चलो आर्य आ गया, ब्रह्म पूछ लेता हूँ। वो पूछ लिया तो बोलेगा इस बार रामकृष्ण मिशन पूछ लेता हूँ। ट्रेंड वही रहता है, आपको ये समझना है। सिलेबस जैसे दर्शन शास्त्र आप देखेंगे ना, जो जो सिलेबस में, कई लोग ना विवेकानंद का पूरा पढ़ने लगते हैं। भाई विवेकानंद का अगर वेदांत लिखा है तो वही पढ़ना है, अगर कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद लिखा है तो वही पढ़ना है। जो सिलेबस में लिखा है उतना ही पढ़ना है। और आपको दूसरी चीज़ ये पता है कि मैक्सिमम आपको कितना लिखना है, 1 पेज लिखना है। 1 पेज मतलब कितना, 7-8 पॉइंट पता रहना चाहिए। तो सिलेबस के हर एक बिंदु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पॉइंट लिख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़ सकते हो। PYQ आपको पूरा देखना है। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि एग्जामिनर किस दिशा में सोचता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, बहुत नहीं बदलते, उन्हीं लोग सेट करते हैं। तो आपको एक उसका रेंज समझ में आ जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर सेटर जो है पूछता है, इस एरिया से ज़्यादा पूछता है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप 21 का देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा 22 में ये पूछा, 22 का देखेंगे उससे 23 में समझ में आएगा ये पूछा। तो उससे आप अगले साल का क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इससे ये भी पता चलता है कि कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना घुस के पढ़ना है। कई लोग ना बहुत पढ़ने लगते हैं कि अशोक ये किया, वो किया, ये किया। भाई उतना नहीं आता ना। सिलेबस में अगर अशोक का धम्म लिखा है तो धम्म थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो कि वो प्री के लिए पर्याप्त था और आप प्री में पढ़े हो ना, तो ऐसा आ जाएगा तो थोड़ा बहुत लिख लोगे। अब हमको केवल मेंस पे फोकस करना है। कैसे पढ़ें यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपने सामने सिलेबस रखो, सिलेबस का जो भी बिंदु है उसका, जैसे मान लीजिए सिलेबस में जो भी बिंदु लिखा है, सिलेबस में मान लीजिए लिखा है कि सेंट साइमन लिखा है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, तो सेंट साइमन का जो भी सिद्धांत लिखा है वो लिख लीजिए। या सिलेबस में आपका लिखा है कांट का 2 सिद्धांत लिखे हैं, तो कांट के जो 2 सिद्धांत लिखे हैं, दोनों सिद्धांत के बारे में 6 पॉइंट लिख लीजिए। सिलेबस में मान लीजिए लिखा है गदर आंदोलन, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, गदर आंदोलन लिखा है, गदर। तो गदर आंदोलन आप क्या पढ़ो, फैक्ट पढ़ लो। कि आप ये सोचो कि गदर आंदोलन 1 पेज मेरे को लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, मेन चीज़। क्योंकि ज़्यादा पता रहता है ना, तो दिक्कत ये होती है कि हम मेन चीज़ भूल जाते हैं। हमको मेन चीज़ ही लिखना है। एग्जामिनर को आप थोड़ी पता है कि आपको सब पता है गदर आंदोलन के बारे में। तो आप अपने दिमाग में भर लो कि मैं गदर आंदोलन आएगा तो लिखूंगा सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल लिखे, इस सन में चालू हुआ, इनकी पत्रिका गदर थी इसलिए गदर आंदोलन नाम पड़ा, ये काम किए, ये किए, फिर भारत में आंदोलन करने आ गए, बात ख़त्म।
क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब सवाल आता है ना तो नहीं लिख पाते। मेरा पीएचडी है क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, लेकिन हो सकता है मैं अच्छा ना लिख पाऊँ और कोई जिसको उसके बारे में 10 पॉइंट ही पता हो उसको मेरे से ज़्यादा नंबर मिल जाए। अंतर यही है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में पीएचडी नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी आंदोलन अगर आए तो मैं लिख दूंगा कि पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। पहले फेज़ में ये 4 क्रांतिकारी थे, दूसरे फेज़ में HRA बना, फिर HSRA बना, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा सूर्यसेन का लिख दो, चिटगांव आर्मरी। सब चीज़ आपके दिमाग में है, अगर बना हुआ है ना तो फिर आप लिख लोगे, नहीं तो वहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। चंद्रशेखर आज़ाद ने कोड़े खाए, चंद्रशेखर आज़ाद ये किए, भगत सिंह ये किए, आपको ये पूरा लिख दिया है, खुदीराम बोस से लेके सूर्यसेन तक, तो नंबर तो उसी को मिलेगा ना। तो दिमाग में एक खाका बना के रखना है, दूसरी चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ, और वैसे ही पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ो, रट डालो कि वहाँ आपको दिखे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगली चीज़ जो मैं इसमें बताऊँगा, आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज़ सीरियसली लगाना है, 3 घंटे में ही लगाना है। कई लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं 4-4 घंटे लिखते हैं आराम से, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। मेंस में क्या होता है कि आपको लिखने का ना कोई मार्जिन ही नहीं मिलता, सोचने का। आपको बस लिखते रहना पड़ता है, लगातार लिखते रहना पड़ता है। सुबह लिखोगे 9 से 12, फिर थोड़ा सा खाना खाओगे, फिर 2 से 5 लिखोगे, हाथ थोड़ा सा दर्द कम होगा, दूसरे दिन फिर लिखोगे। लगातार 4 दिन लिखना है मेरे भाई या बहन। तो हमको क्या लिखना है कि हमको ये कोशिश करना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा पढ़ने का, कि आपके दिमाग में जैसे ही सवाल दिखे ना, आप फट से लिखना चालू कर दो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो बिल्कुल 4-5 बार पढ़ा हुआ नहीं बैठा है ना, तो आप फिर कुछ भी लिख दोगे, क्योंकि वहाँ लिखना तो है ही है। फिर हम अपने मन से लिख देते हैं कि ये था, वो था, ऐसा था। आपके दिमाग में मान लीजिए रामकृष्ण मिशन है, आपको उसके बारे में 4 पॉइंट फट से याद है, आप लिखे स्वामी विवेकानंद ने चालू किया, इस सन में चालू किया, इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना और गरीबों की सेवा करना, ईश्वर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मेन पॉइंट लिख दिया ना, चेक करने वाले को मिल गया, कर दिया। आपको वैसा नहीं है ना, तो फिर आप लिखोगे रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, विवेकानंद ने चालू किया, चेक करने वाला काट के चल देगा। तो टेस्ट सीरीज़ का महत्व ये है कि आपको सबसे पहले 3 घंटा बैठना है, 3 घंटे में वैसे ही लिखना है जैसा आप हर टेस्ट सीरीज़ को ये मान के दो कि मैं फाइनल मेंस लिख रहा हूँ। तो आखिरी जब लिखोगे ना तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आप ये कोशिश करो कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है। मतलब फाइनल मेंस में भी देखिए, आप कितना भी अच्छा लिख लेंगे, एक सवाल कोई छोड़ दिए, आप उसमें 2 लाइन भी लिख देते ना, तो हो सकता है 2 नंबर मिल जाता। और जिस सवाल के कारण आप वो आंसर छोड़े, उसमें आपको आधा एक्स्ट्रा मिलेगा, ज़्यादा लिख दिए तो कोई सवाल आपको छोड़ना नहीं है। इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं बनता तो भी कुछ लिख के आना है, कुछ तो मिल ही जाता है, तो हर सवाल को भर के आना है। बिल्कुल कुछ भी वाहियात नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है, और ये प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से ही करना है। वही चीज़ मैं बोल रहा था, उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो उत्तर आपको लिखना है पॉइंट वाइज। ये मैं आपको अपना इतने सालों का अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ कि उत्तर आपको पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है। जो पीएससी के चेकर रहते हैं ना, उनके पास भी मॉडल आंसर आता है, मॉडल आंसर में लिखा होता है पॉइंट, वो आपकी कॉपी देखते हैं, आपकी कॉपी में अगर वो पॉइंट उनको मिल जाता है तो नंबर दे देते हैं, वो नहीं मिलता है तो नंबर नहीं देते। तो उनको बहुत मेहनत मत करवाइए आप, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले लोग रहते भी नहीं हैं। किसी का भी मन नहीं करता ना, आप ही को कोई 150 कॉपी दे देगा, आप कितना मेहनत करोगे, सोचोगे निपटाऊँ जल्दी जल्दी। तो आपको क्या करना है कि उत्तर पहली चीज़ बिंदु में लिखना है, दूसरी चीज़ पहला बिंदु वो लिखना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे समझ रहे, रामकृष्ण मिशन है तो पहला बिंदु आप उसका ईयर लिख दो कि इस सन में बना, 97 में। उसके बाद 1897 में विवेकानंद के द्वारा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। तो ऐसे ना प्रेफरेंस में लिखना है, पहला पॉइंट कोई वाहियात नहीं लिख देना है, फिर अच्छा पॉइंट नीचे नहीं लिखना है, अच्छा पॉइंट ऊपर लिखना है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। कोई भी सवाल आया, मान लीजिए कुछ भी आया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, तो आपके दिमाग में खटाक से पॉइंट आ जाना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, और कारण भी नहीं लिखना है, ऊपर सवाल तो लिखा ही है, कारण भी नहीं लिखना है, आपको अपनी जगह ख़त्म नहीं करना है। पॉइंट 1 क्रेप्स मिशन की असफलता, पॉइंट 2 द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ले गए, पॉइंट 3 भारत में गरीबी बेगारी, पॉइंट 4 कांग्रेस या महात्मा गांधी का। तो पॉइंट आप लिख दोगे ना, समझाओ मत, सब वो
भाई वो भी प्रोफेसर हैं, उनको सब समझ में आता है। उनको बस ये समझना है कि आपको पता है कि नहीं, और आपको ये डिफरेंस देना है। ऐसे कई लोग हैं जिनको उनके बारे में कुछ नहीं पता रहता, तो क्या होता है वो कुछ भी फेंकते हैं। आपका पॉइंट देख के किसी को भी समझ में आ गया कि इसको सब पता है, उनके मॉडल आंसर में जो जो लिखा है वो सब आप लिख दिए, आपको नंबर मिल जाएगा। आपको उनका काम आसान करना है। मतलब मैं देखिए साइकोलॉजी बताता हूँ अपनी। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, मतलब वहाँ की नहीं करते, अपने बच्चों की करते हैं। कॉपी जब चेक करते हैं ना तो मन नहीं करता बहुत ज़्यादा करने का, और कॉपी देख के समझ में आ जाता है किसकी अच्छी किसकी नहीं है। थोड़ा भी अगर कॉपी देख के लगा ना कि ये कुछ भी लिख रहा है, इसीलिए मैं बोला कि पहला पॉइंट अच्छा लिखो। पहले पॉइंट में लगा कि ये फेंक रहा है तो नीचे पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि अब अगर कोई बच्चा है जो अच्छी ठीक ठाक दिखने लायक हैंड राइटिंग में लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, जो पढ़ के मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार ये लिख दिया है, नंबर दे दो, तो मेरे को ना अच्छा लगता है कि यार चलो इसको दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई अगर मेरा दिमाग ख़राब करता है ना, बिल्कुल कोड़ो बोड़ो लिखता है, कुछ भी लिखता है, ऐसा सोचता है कि मैं इसको बेवकूफ़ बना देता हूँ चेकर को, और वो मैं अगर पकड़ लिया तो फिर मेरे हाथ में ना यार, पेन तो मेरे हाथ में है, फिर मैं उसका, अब ये तो छोटा मोटा एग्ज़ाम है, आपका तो मेंस बर्बाद होगा। तो आपको ध्यान ये देना है, ध्यान से सुनिए, कि आपको अपना उत्तर ऐसा लिखना है जिसमें जो चेक करने वाला है उसको कोई मानसिक दबाव ना पड़े, उसको देख के बिल्कुल समझ में आ जाए, जो पूछा है वो लिखना है। अगली चीज़, जैसे वो पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण हैं, उसको मॉडल आंसर में असफलता के कारण मिले। आप लिखने लगे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, ये था वो था। 3 लाइन आप बर्बाद कर दिए ना भाई अपनी। क्यों बर्बाद करोगे आप? जो सवाल में पूछा है वो बताना है। आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है कि मेरे को सब पता है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, ये किया। भाई जो पूछा 1 2 3 4 5 6 लिखो, ख़त्म। और जब आप पॉइंट में लिखोगे ना तो आपके पास टाइम बचेगा। जब आप पैरा में लिखोगे ना तो टाइम नहीं बचता। और उसके चेकर के ऊपर भी एक मानसिक दबाव आता है कि आप 8 पॉइंट लिख दिए असफलता का कारण, 4 नंबर का सवाल है, बोलेगा यार आधा नंबर भी 1 पॉइंट में दूंगा तो 3 साढ़े 3 दे देता हूँ। तो एक मानसिक दबाव बन जाता है उनके ऊपर। आपसे पहले कोई 6 पॉइंट लिखा, आप 8 लिखे, तो उसको अगर वो 3 दिया है तो आपको साढ़े 3 देंगे। तो इसलिए उत्तर ऐसा लिखना है आपको, समझ रहे हैं। अगला है कि किस पेपर पे फोकस करें, तो मैं जो आपको सलाह दूंगा, सबसे ज़्यादा फोकस करिए पेपर 1 पे। उन पेपर पे फोकस करिए, अब देख लीजिए पिछले सालों के ट्रेंड, उन पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए जिसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। पेपर 1 अगर आप भाषा अच्छे से बना दिए, हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ी पढ़ लीजिए, और अगर इनमें आप सीधा सीधा लिखेंगे ना तो नंबर नहीं कटता। अब पूछा कि अनुलोम का उल्टा विलोम होता है, तो सीधा सीधी बात है ना। सूरज के 4 पर्यायवाची लिखी है, आप लिख दिए कि रवि, भास्कर, तो आपको मिल गया, उसमें नंबर नहीं कटेगा ना आपका। अंग्रेजी में ग्रामर है, जो पूछा वो लिख लो, इसीलिए PYQ में बोला कि क्या पूछ रहा है वो देख लो, वो लिख दो, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें आपका ना 200 में 170 भी ला सकते हो आप, 160 भी ला सकते हो, और आप नहीं लाओगे तो कोई और लाएगा और वो आगे पहुंच जाएगा। तो पेपर 1 में फोकस करना है, पेपर 2 में फोकस करना है। इसके बारे में कल वीडियो में अपलोड कर दूंगा। हर पेपर के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो लाएं, कैसे अप्रोच करें। निबंध भी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कम इनपुट में बहुत ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो। इसमें ना कोई ध्यान नहीं देता, सबको लगता है कि GS तो पढ़ ही रहे हैं उसी से निबंध लिख देंगे, करेंट तो देख ही रहे हैं उसी से निबंध लिख देंगे। भाई सोशियोलॉजी 50 नंबर का है, पूरी जान लगा देते हो आप। खेल वाला पेपर 50 नंबर का, पूरी जान लगा देते हो। उससे 4 गुना ज़्यादा है ये निबंध, 200 नंबर का। इसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हो। किसी दिन ये बदला लेने पे आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसके बारे में मैं एक वीडियो लाया हूँ कि कैसे निबंध लिखते हैं, कैसे निबंध सोचते हैं, वो देख लीजिएगा, कल तक आ जाएगा वो। और अपने थोड़ा सा इस पर मेहनत करना है आपको, मतलब उस पर बेस नहीं रहना है कि आखिरी में ये मैगजीन पढ़ लेंगे, 4 ठो निबंध पढ़ेंगे उसी से आ जाएगा। किसी साल PSC धोखा दे दिया ना तो फिर उसमें चल दोगे आप, इसलिए तैयारी कर लेना थोड़ा सा। पेपर 4 जो आपका आता है जिसमें साइंस और मैथ्स रहता है, साइंस भी अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ते हो ना, 10th की जो पुरानी वाली किताब आती है उसी का सिलेबस है, रट डालो आप। एक एक आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा जो प्रकाश संश्लेषण वाला है उसमें C3 C4 बार बार पूछता है, वो थोड़ा पढ़ लो, बाकी उसी बुक से सब कुछ आता है।
आप बुक पढ़ लोगे साइंस में क्या है कि जो पूछा वो आप लिखे तो पूरा नंबर मिलता है, मैथ्स जो पूछा वो लिखे तो पूरा नंबर मिलता है, पर्यावरण भी बेसिक अगर जो पूछा वो लिख दिए तो नंबर मिल जाता है। तो इस पेपर में भी आप ठीक ठाक खींच सकते हो, मतलब तीनों पेपर में आप 150 प्लस खींच सकते हो। तीनों पेपर में 150 खींच लिए, कितना हो गया 450 नंबर। बाकी 4 पेपर में 100 भी आया ना तो आपका टोटल 850 हो जाता है। 110 भी आया तो 900 पहुंच जाओगे, बहुत होता है ना वो। तो इनमें आपको मेन फोकस करना है, बाकी पेपर में भी फोकस करना है लेकिन मुख्य फोकस इसमें करना है। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, एक मेंस का दुष्चक्र होता है, लगातार लोग लिखते रहते हैं, तो आपको उस दुष्चक्र को तोड़ना है। अगर आप पहली बार दिलाने वाले हैं, आप सोचो कि अब दोबारा ना दिलाना पड़े। आप 3 बार दिला चुके हैं, आप सोचो अब ना दिलाना पड़े। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक काम तो आप ये करिए, अगर पहले दिला चुके हैं अपनी आरटीआई से कापी निकलवा लीजिए, उसको ध्यान से किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ हो रही। जो गलती है उसको दूर करिए और फिर से दिलाइए। जो इससे पहले मेंस नहीं दिलाए वो अभी जो टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं ना वो लिखिए, वो वहाँ भी आप चेक कराइए, जहाँ भी लिखते हैं मेरे को भी भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही। वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये गलती कर रहे हैं, ये और सुधारते जाओ। वो आप अगले 2-3 महीने में सुधारिए। वो सुधार लोगे ना तो आराम से मेंस में नंबर बढ़ जाएगा। मेंस का सीधा सीधा मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखो, जैसे आपका 100 नंबर आ रहा है, 100 गुणित 7 700, 700 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, 100 गुणित 7 मान लो, 700 में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक सवाल में हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिए। आप जैसे 4 नंबर वाला सवाल है, आपको अभी 3 मिल रहा है या 2.5 मिल रहा है, आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाले, वो आधा नंबर और दे दिया, तो 4 नंबर के सवाल में आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 200 नंबर के सवाल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, लगाओ गणित, 25 नंबर एक्स्ट्रा हुआ ना। 4 में आधा एक्स्ट्रा, चलो 4 भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि 10 में 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 200 में 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। हर 10 नंबर में आप एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, 200 में 20 नंबर बढ़ जाएगा, तो 100 की जगह आपका 120 हो जाएगा। गुणित 7 फिर कर दो, आपका टोटल नंबर हो जाएगा 840। एक नंबर आप मेहनत कर रहे हैं ना 10 नंबर में एक बढ़ाने की, तो देखो टोटल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, 840 में सेलेक्ट हो जाओगे। तो यही पूरा खेल है कि हमको क्या करना है कि हर सवाल में ये कोशिश करना है कि 0.25 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिले। वो हम क्या लिख दें क्या कर दें जिससे मिले वो आप कर लोगे ना। मतलब ऐसा किसी को 40 नहीं मिलता 200 में, किसी को 70 मिलता है, 80 मिलता है, 90 मिलता है, 110 120 मिलता है, वहीं पूरा डिफरेंस हो जाता है। तो वहीं हमको पूरा खेल खेलना है। नंबर कहाँ पे गलती हो रही अगर आप बताएंगे पूछेंगे तो मैं भी कोशिश करूँगा उसको बताने की। बाकी हम हर पेपर का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो देखेंगे। आप बोलेंगे तो मैं PYQ भी करा दूंगा, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे उनको लिखना है वो कर लेंगे। और जो आप लोगों की दिक्कतें हैं, अगर आप कोई पेपर स्पेसिफिक बोलेंगे कि फिलोसॉफी में दिक्कत हो रही है और किसी में हो रही, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सबको अच्छा लगता है उससे, हमारी पूरी टीम को मतलब अच्छा लगता है। वो फिर बोलते हैं और बनाओ यार और बनाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।